नमस्कार दोस्तों। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहास लेखन परंपरा का अगला वीडियो आपके सामने हाजिर है। और हम बात करते हैं इस वीडियो में किसकी, जो आगे इतिहासकार जो हैं, जिन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखे, कौन कौन से। हम आज बात करने जा रहे हैं बाबू श्याम सुंदर दास की। बाबू श्याम सुंदर दास, जो बाबू श्याम सुंदर दास 1875 में जन्मते हैं और एक तरीके से रामचंद्र शुक्ल के अगवा के रूप में रहते हैं। रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य में अच्छी अच्छी जानकारियां, आलोचना में पारंगत बनाने वाले, समीक्षा में मूल्यांकन, कवियों का मूल्यांकन करने में उसे उनको दक्ष करने वाले बाबू श्याम सुंदर दास थे। बाबू श्याम सुंदर दास जो है वो पौने 1900 में जन्मे थे। बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर में श्याम है वो पौना रह गया, श्याम का सह पौना रह गया, पौने 1900 में जन्मते हैं। और वो श्याम सुंदर दास, मैं एक बार सारी कहानी बोलता हूं, वो श्याम सुंदर दास जो क्या लिखते हैं, जिन्होंने हिंदी कोविद रत्नमाला लिखा। हिंदी कोविद रत्नमाला, इसका प्रकाशन दो भाग में हुआ था, दो बार में हुआ था, दो भागों में हुआ था, 1909 में, 1914 में। हिंदी कोविद रत्नमाला, बात बताइए, रत्नों की माला श्याम के गले में डलेगी, सुंदर लगेगा नहीं लगेगा? लगना भी चाहिए। श्याम सुंदर सुंदर तब लगेंगे जब गले में रत्नों की माला हो। रत्नों की माला हो तो हिंदी कोविद रत्नमाला के दो भाग हैं, दो प्रकार की मालाएं डाली गई, एक 1909 में डाली गई, एक 1914 में, दो भाग हैं। ये हिंदी कोविद रत्नमाला है। एक इसके बाद बात की जाए, इनका ग्रंथ और है साहित्यालोचन, बहुत बार एग्जाम में आता है। साहित्यालोचन सीधा पूछ लेता है, साहित्यालोचन किसकी आलोचना है? साहित्यालोचन ग्रंथ बाबू श्याम सुंदर दास का, जो कि आता है कब? 1922 में। इससे पहले बाबू श्याम सुंदर दास नागरिक प्रचारणी सभा के लिए नागरिक के खोज ग्रंथों का कार्य आरंभ करते हैं 1900 से लेकर 1908 तक। 1900 में ही नागरी ने खोज जो ग्रंथ है उनकी ग्रंथों की खोज का कार्य शुरू किया था। श्याम सुंदर दास को जो है ये भार दिया था। 8 साल तक श्याम सुंदर दास एक काम करते रहे और 8 के बाद 13 तक मिश्र बंधुओं ने किया। 8 के बाद नागरिक के ग्रंथों की खोज का कार्य मिश्र बंधुओं ने किया। 8 से 5 13, 8 5 13, मिश्र बंधुओं ने 3 तरह कर दिया, क्योंकि 13 तक करेंगे, 13 में उनका इतिहास आ जाएगा, मिश्र बंधु विनोद, इसलिए छोड़ देंगे। तो 8 से 13 तक नागरिक ग्रंथों का खोज का काम मिश्र बंधु करते हैं। लेकिन 1900 से 1908 तक बाबू श्याम सुंदर दास करते हैं। श्याम भगवान के ठाठ होते ही है, इसलिए 8 साल किया, 8 तक किया, श्याम भगवान के ठाठ होते हैं। 8 साल तक खोज शोध ग्रंथों पर काम किया, खोज ग्रंथों को खोजा, खोजबीन में लगे रहे। कौन? श्याम सुंदर दास। वो श्याम सुंदर दास लाते हैं 9 में, क्या 8 में ही शोध काम पूरा करते हैं। अगले ही साल 9 में हिंदी कोविद रत्नमाला ले आते हैं। उसके ठीक 5 साल बाद वो 14 में दूसरा भाग ले आते हैं। और श्याम सुंदर दास की 1909 सन माननी चाहिए, हमें 9 माननी चाहिए। जब भी कर्म से लगवाएगा हमें 9 को प्रमुखता देनी है। हिंदी कोविद रत्नमाला की सन क्या है? 1909 प्रमुखता देनी है। इसके बाद बात की जाए तो आप बताइए सर, इनकी और रचनाएं हैं क्या? मैंने कहा साहित्यालोचन है। साहित्यालोचन 1922 में आती है। इनके ग्रंथ है भाषा विज्ञान, 23 में आती है। भाषा विज्ञान कब आती है? 23 में आती है। कबीर ग्रंथावली का संपादन करते हैं, जो आपके सिलेबस में लगती है, कॉलेज लेक्चर के और आपके स्कूल लेक्चर के, वहां उसका संपादन 1928 में करते हैं। ये सन याद रखना है, ये सन सीधा पूछ लेगा, स्कूल लेक्चर कॉलेज लेक्चर दोनों में पूछ लेगा, इसलिए याद रखना है। 1928 में कबीर ग्रंथावली का संपादन करते हैं कौन? बाबू श्याम सुंदर दास करते हैं। श्याम सुंदर दास ने, मैंने कहा 22 में साहित्यालोचन लिखा। 22 में साहित्यालोचन का मतलब आंख होता है, आंखें दो दो हो जानी चाहिए, आंखें दो दो हो जानी चाहिए, आंखें एक एक नहीं, दो दो आंखें हो जानी चाहिए, कुल मिला के 4 आंखें हो जानी चाहिए, कुल मिला के 4 आंख कर दूंगा तेरी मैं, 4 आंख हो जानी चाहिए, लोचन हो जानी चाहिए, दो दो आंख हो जानी चाहिए। दो दो आंखों से भाषा पढ़ेंगे, भाषा विज्ञान की, दो दो आंखों से भाषा पढ़ेंगे, 2-3 भाषा पढ़ लेंगे, दो दो आंखों से भाषा पढ़ेंगे। 1922 वाली साहित्यालोचन 1922 में दो दो आंखों से भाषा पढ़ेंगे, भाषा विज्ञान आएगा, भाषा 2-3 भाषा पढ़ लेंगे, 2-3 भाषा पढ़ी जाएगी। 1923 में भाषा विज्ञान आता है। 28 में कबीर ग्रंथावली आता है। 1928 में कबीर के दोनों ओर से ठाठ थे, कबीर के दोनों ओर से ठाठ ही ठाठ थे, चाहे वो पद लिख रहे थे चाहे साखिया लिख रहे थे, कबीर के तो दोनों ओर से ठाठ थे, कबीर के तो दोनों ओर से क्या थे? ठाठ थे, ये पता होना चाहिए। अब बात की जाए 1928 के बाद सर और क्या आता है? अब मैं कहूंगा 1928 के बाद इनका एक रचना आती है, 1930 में आते, 31 में, 30 में आते हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और
साहित्य, इसके बाद 31 में रूपक रूपक रहस्य, 31 में 1931 में रूपक रहस्य आता है, रूपक 31 में आता है, रूपक 31 में आता है, रूपक 31 में आता है। इसके बाद इन्होंने एक आत्मकथा लिखी, मेरी आत्म कहानी, मेरी आत्म कहानी 41 में, आत्म कहानी 41 में, आत्म 41 में आती है। और ये 41 में आती है। हिंदी की खड़ी बोली की पहली पूर्ण आत्मकथा है, हिंदी की खड़ी बोली की पहली पूर्ण आत्मकथा, हिंदी की खड़ी बोली की पहली अपूर्ण आत्मकथा भारतेंदु की कुछ आप बीती कुछ जग बीती है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, लेकिन पद्यात्मक आत्मकथा ब्रजभाषा में अर्धकथानक है हिंदी की पहली आत्मकथा। लेकिन खड़ी बोली की पूछे, खड़ी बोली की पूर्ण आत्मकथा बाबू श्याम सुंदर दास की मेरी आत्म कहानी है। 1941 में आत्म कहानी आती है, 41 में आत्म कहानी आती है। इसलिए श्याम सुंदर दास की बात पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे मिश्र बंधुओं की, मिश्र बंधुओं की बात करेंगे। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा, बोलता हूं सारी कहानी फटाफट। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिख दिया। कब लिखा? अब सारी कहानी देखिए। इनका पहला साहित्यिक कार्य क्या था? तीन भाई थे ये, कौन? गणेश बिहारी मिश्र, राव राजा श्याम बिहारी मिश्र और राय बहादुर सुखदेव बिहारी मिश्र। इन सुखदेव को राय बहादुर की उपाधि मिली हुई थी और श्याम बिहारी को राव राजा की उपाधि थी। राव राजा, श्याम के पास राव राजा, राजा श्याम थे, श्याम भगवान तो राजा ही थे यूं तो एक तरीके से देखा जाए तो। राव राजा श्याम बिहारी मिश्र के पास थी। सुखदेव कौन था? बहादुर, राय बहादुर की उपाधि सुखदेव के पास थी। बहादुर की उपाधि देव के पास थी। बहादुर की उपाधि देव के पास थी। किसके? सुखदेव के पास बहादुर की उपाधि थी। इसके बाद बात की जाए, ये तीन भाइयों ने क्या किया? सबसे इनका पहला साहित्यिक कार्य क्या था? पहला प्रथम साहित्यिक कार्य हिंदी नवरत्न, हिंदी नवरत्न जो है, नवरत्न जो है उसका संपादन करना, वो ग्रंथ प्रकाश में लाना। 1909 में, 9 में नहीं आता नवरत्न, 1910 में आता है। नवरत्न 9 में नहीं आता, 10 में आता है। उसमें 10 कवि हैं। कोई कहता है नवरत्न में 9 कवि, बिल्कुल नवरत्न है 9 कवि होंगे, लेकिन वहां भूषण मतिराम को त्रिपाठी बंधु कह देते हैं, त्रिपाठी बंधु कह देते हैं। दोनों को एक साथ प्रेजेंट करते हैं ये, इसलिए वहां त्रिपाठी बंधु अगर साथ जोड़ा जाए तो 9 हो जाते हैं, अलग अलग कर दिया जाए मतिराम भूषण को 10 हो जाएंगे। तो कुल कवियों की संख्या 10 है। अध्याय, इसमें अध्याय कितने हैं? अध्याय 9 है, अध्याय 9 है। कवियों की संख्या 10 है। हिंदी नवरत्न में पहला इनका साहित्यिक कार्य था, पहला साहित्यिक कार्य था। और इन्होंने तुलनात्मक पद्धति के द्वारा कवियों को श्रेणियों में बांटने का प्रयास किया। हिंदी नवरत्न में तुलनात्मक पद्धति के द्वारा कवियों को श्रेणी में बांटने का प्रयास किया। कैसे? श्रेणियों में बांटने का प्रयास किया और उनकी रचनाओं की समीक्षा की। श्रेणियों में कैसे बांटा? 3 श्रेणी कर दी, भरतत्रयी कर दी, मध्यम त्रयी, लघुत्रयी। भरतत्रयी में किनको लिया? 9 राइटर होंगे, 9 कवि होंगे। भरतत्रयी में मैं कहूंगा जो पहले से करते हैं वो जानते हैं टीडीएस क्या होता है, टीडीएस कटना क्या होता है। टीडीएस कटता है, एक टैक्स होगा, कुछ भी होगा, टीडीएस कटता होगा। टी फॉर तुलसी होता है, डी फॉर देव होता है, एस फॉर सूरदास होता है। तो भरतत्रयी में 3 है, सूर तुलसी देव, सूर तुलसी देव, दोनों अलग अलग देव को मानते थे, सूर हो चाहे तुलसी हो। ये तो 3 भरतत्रयी में है। नवरत्न में 3 भाग कर दिए, भरतत्रयी, मध्यम त्रयी, लघुत्रयी। मध्यम त्रयी में शुरुआत में क्या था? शुरुआत में भूषण था, शुरुआत में केशव था, बिहारी था। शुरुआत प्रथम संस्करण जब आता है नवरत्न का तो उस समय कौन कौन थे? मध्यम त्रयी में बिहारी, भूषण, केशव। बाद में भूषण को हटा करके केशव, कबीर ले आए। मध्यम त्रयी में भूषण को हटा करके कबीर ले आए। हमें कबीर वाली याद रखनी है, पहली वाली नहीं, बाद वाली। कैसे? कबीर, केशव और बिहारी मध्यम त्रयी में है। कबीर, केशव और बिहारी मध्यम त्रयी में है। पता नहीं ये मध्यम में कब आएंगे, ये मध्यम त्रयी में कब आएंगे, इनका ये नहीं पता था। किनका नहीं पता था? कब आएंगे? कै कबीर आएगा, कै केशव आएगा, बै बिहारी आएगा, बीच में ये ना इधर के रहे ना उधर के रहे, मध्यम त्रयी में बीच में रह गए। कौन? पता नहीं ये बीच में कब आएंगे। कैसे केशव, कैसे कबीर, बै से बिहारी आ गया। इससे लघुत्रयी में मैं कहूंगा पहले मतिराम था, लघुत्रयी में भूषण मध्यम था, बाद में भूषण को भी छोड़ दिया। कहां? त्रिपाठी बंधु नाम देकर के। कहां? लघुत्रयी में। त्रिपाठी बंधु में 2 हैं, इसलिए मैं कहता हूं नवरत्न में कुल कवियों की संख्या 10 है। लेकिन इन्होंने जो मतिराम भूषण को त्रिपाठी बंधु कह दिया, साथ में चंद वदोई और भारतेंदु हरिश्चंद्र को ले लिया, चंद वदोई को लघुत्रयी में ले लिया और त्रिपाठी बंधुओं को ले लिया। त्रिपाठी बताइए, गौर कीजिए। 3 नंबर में पहली वरतत्रयी, बाद वाली मध्यम त्रयी, सबसे 3 नंबर पे कौन सी त्रयी? लघुत्रयी। 3 नंबर में त्रिपाठी बंधु आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? 3 में त्रिपाठी आने चाहिए,
आनी चाहिए। और इसके बाद चंद, हरिश्चंद्र और चंद बदोई, चंद चंद दोनों में है, चंद चंद भी साथ रहेंगे, त्रिपाठियों के साथ चंद चंद भी रहेंगे। ये 9 नवरत्न में इनका वर्गीकरण इन्होंने इस प्रकार से किया। और तुलनात्मक आलोचना में इन्होंने तुलनात्मक रूप से कवियों को श्रेणी में बांटने का प्रयास किया था। मिश्र बंधुओं की जो जीवन वर्ष दिया गया कवियों का वह प्रमाणिक है, वह प्रमाणिक है। शुक्ल साहब यहां तक कहते हैं कि मैंने रीतिकाल के कवियों का परिचयात्मक विवरण प्राय मैंने मिश्र बंधुओं से लिया है, मैं इनका ऋणी रहूंगा। मैंने रीतिकाल के कवियों का परिचयात्मक जो वर्णन है, विवरण है, मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है, मैं इनका ऋणी रहूंगा। कौन से कालखंड के लिए है याद रखना, आपको बहुत सी गाइडों में मिलेगा कि मैंने प्राय जो कवियों का वर्गीकरण है वो मैंने प्राय मिश्र बंधुओं से लिया, शुक्ल साहब ने कहा। लेकिन नहीं, खास पूछे तो रीतिकाल के 3 भाई थे, तो बताइए 3 भाइयों से तीसरे काल के लेगा या और कालों के लेगा? 3 भाइयों से 3 नंबर के काल के ही लेगा। तो ये लाइन आती है कई बार कि मैंने प्राय जो है रीतिकाल के कवियों का जो परिचयात्मक विवरण लिया, कहां से ग्रहण किया? तो मिश्र बंधु विनोद से किया। किसने किया? शुक्ल ने किया। शुक्ल ने किया। और शुक्ल ने किया। और किस काल के कवियों का विवरण लिया है? खास तौर पे रीतिकालीन कवियों का लिया है। शुक्ल जी तो इनके है, इनके इतिहास को कहते हैं, यह तो इनका बहुत बड़ा कविवर्त संग्रह है। कैसे? क्योंकि मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया उसमें जो मूल भाग थे वो 5 थे, उप भाग 8 थे। और इन्होंने जो वर्गीकरण किया कैसे किया होगा आगे पढ़ेंगे, जब काल विभाजन पढ़ेंगे। बस एक बेसिक बात बता रहा हूं, इन्होंने जो वर्गीकरण किया उसमें क्या किया कि इन्होंने 5 मुख्य भाग कर दिए। आरंभिक काल, आपका माध्यमिक काल, अलंकृत काल और परिवर्तन काल और वर्तमान काल। लेकिन इसके अंदर जो इन्होंने क्या किया, जो आरंभिक काल था, पूर्व आरंभिक, उत्तर आरंभिक, माध्यमिक काल था, पूर्व माध्यमिक, प्रौढ़ माध्यमिक। नामकरण में समानता नहीं। तो शुक्ल साहब कहते हैं कि किसी भी इतिहास ग्रंथ में आंख मूंद कर उसका विभाजन कर देना और यह भी नहीं देखना, आंख मूंद कर उसका विभाजन कर देना कि, और नामकरण में एक रूपता नहीं होना। कैसे? पूर्व, उत्तर, पूर्व, प्रौढ़, तो या तो पूर्व उत्तर रख दे या पूर्व प्रौढ़ रख दे। नामकरण में समानता नहीं होना और आंख मूंद कर इतिहास को बांट देना, 8 खंडों में बांट देना और यह भी नहीं देखना कि किस खंड में क्या आएगा क्या नहीं। अतः इसे मैं तो एक क्या कहूंगा, बहुत बड़ा कविवर्त संग्रह कहूंगा। तो आंख मूंद के बांट दिया। ये लाइन शुक्ल ने मिश्र बंधुओं के लिए की है कि बंधुओं ने जब इतिहास लिखा होगा तो सभी बंधुओं की आंखें मूंदी हुई होगी, सभी बंधुओं की आंखें मूंदी हुई होगी। आंखें मूंद लेंगे तो बताइए शुक्ल की शकल दिखेगी क्या? आंखें मूंद लेंगे शुक्ल की शकल नहीं दिखेगी, लेकिन यहां तो दिखेगी। शुक्ल जी ने कही ये बात, शुक्ल जी ने कही है। शुक्ल की हर बात को हम अच्छे से तवज्जो देंगे, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात कहां काम कर जाएगी, कौन सी बात कहां काम कर जाएगी। कनेक्ट रखिएगा, सारी कहानी कनेक्ट करते हुए चलते हैं। हम फिल्म बना दूंगा दिमाग में आपके। चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने, शुक्ल साहब ने कहा, रामकांत वर्मा कहते हैं कि साहित्य इतिहास के लेखन में इतिवर्तात्मक जो है, इतिवर्तात्मकता का प्रलेखन किसने किया? मिश्र बंधुओं ने किया। इतिवर्तात्मकता मिलती है, यही इतिवर्तात्मकता आगे द्विवेदी काल की, आधुनिक काल में द्विवेदी काल की प्रमुख विशेषता के रूप में सामने आती है। सर इतिवर्तात्मकता है क्या? इन्होंने लगभग 5000 कवियों का वर्णन, जीवन परिचय, उनका जीवन चरित्र उभारा है और लगभग 5000 फैक्ट आंकड़ा पूछे तो 4591 459 फैक्ट आंकड़ा पूछे तो 459 आगे अपने आप लग जाएगा। वो ऐसे नहीं देगा, अलग अलग देगा, 4800, 4700, 4500, 4600 यूं देगा। तो हमें 459 होना चाहिए। 459 मतलब 4500, 9 तक चले गए, आगे एक लगा दो। 4591 कवि, फैक्ट कवि पूछे 4500, लगभग पूछे 5000 कवि। शुक्ल जी ने कहा कि यह तो बहुत बड़ा भारी कविवर्त संग्रह है। और मैं मिश्र बंधुओं को क्या कहना चाहूंगा? परिश्रमी संकलन करता, परिश्रमी संकलन करता कहूंगा। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि शुक्ल साहब ने मिश्र बंधुओं को क्या उपाधि दी? परिश्रमी संकलन करता कहा, अच्छे से याद होगी। अब गौर कीजिए शब्दों पे, मिश्र बंधुओं में श्रेय है कि नहीं है? मिश्र में श्रेय है कि नहीं है? परिश्रम में श्रेय है कि नहीं है? श्रेय है, श्रेय है, सह है, सह है, शुक्ल है। मिश्र में सह है, परिश्रमी में सह है, सह है, सह है, सह है, शुक्ल है। शुक्ल ने कहा था, परिश्रमी संकलन करता कहा। और शुक्ल ने कहा कि मैंने इनसे विवरण लिए, मैं इनका आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। लेकिन शुक्ल ने आलोचना भी कर दी कि ये एक रूपता नहीं, नामों में एक रूपता नहीं है इनके नाम में। मिश्र बंधुओं ने सबसे पहले आदिकाल की शुरुआत जो मानते हैं आरंभिक काल की 700 विक्रमी संवत से, हमने कल भी किया था, गृहसन हो चाहे बंधु हो, सन हो चाहे बंधु, साथ रहेंगे। वो ईस्वी में बांटता चला जाए, वो ईस्वी से शुरुआत कर देगा और ये साथ ये विक्रमी संवत से शुरुआत कर देगा, क्योंकि ये भारतीय था, वो विदेशी था, वो ईस्वी में करेगा, ईसाई था वो।
तो 700 से सन बंधु 707 होते हैं, 700 से करेंगे। लेकिन 770 से शिव सिंह सेंगर करता है, 770 से 700 से शिव सिंह सेंगर करता है। ऐसे ये दिमाग में चलना चाहिए, ताकि कहीं भी प्रश्न आता है शुरुआत का हमारा गलत नहीं होगा, होगा ही नहीं, होने नहीं दूंगा। तरीका ऐसा बनेगा कि हो अब कम से कम 7-8 का जो शुरुआती दौर है, किसने क्या माना, वो दिमाग में चलता रहेगा। सुनते रहिए। मिश्र बंधु विनोद जो है, मिश्र बंधु विनोद जो है, इसका मैं कहूंगा इस मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग आए थे। कितने भाग आए थे? 4 भाग आए थे। तो मैं कहूंगा पहला भाग, पहले 3 भाग 13 में आ गए, पहले 3 भाग 13 में आ गए। 3-13 कर दिया होगा मिश्र बंधुओं ने। 3 भाई थे ना, 3 भाई थे, 4 भागों में इतिहास लिखा। 3 भाइयों ने 4 भागों में इतिहास लिखा, 5000 कवि थे। ऐसे ऐसे बोलना चाहिए। मिश्र बंधु क्या कर रहे थे? मिश्र बंधु 3-4-5 कर रहे थे। मिश्र बंधु 3-4-5 कर रहे थे। 3 तो भाई थे, 4 तो इन्होंने ग्रंथों के भाग कर दिए और 5 कालखंड कर दिए मुख्य। तो 3-4-5 कौन कर रहा था? मिश्र बंधु कर रहे थे। 3-4-5 कर रहे थे। इनके 3 भाग कब आते हैं? शुरू के 3 भाग 13 में, 3-13 कर दिया। 3 भाग 13 में, चौथा भाग 34 में, चौथा भाग 34 में, चौथा 34 में आता है, 3-13 में आता है। जानबूझ के बोल रहा हूं, हकला नहीं हूं मैं, करना जानबूझ के कि 3-13 में आते हैं। 3-13 हो गए होंगे तो चौथा 34 में आ गया, चौथा 34 में आ गया। आपको भी यही प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर के दिमाग में स्थायी मेमोरी में जाती है बातें। हाँ, आप हंस लोगे, लेकिन ऐसे ही करना है आपको, ऐसे ही करना है। थोड़ा बहुत बेशरम होना पड़ेगा अगर चीजें दिमाग में रखनी है तो। हम बात कर रहे थे मिश्र बंधु विनोद जो है, उसमें फैक्ट कवि कितने हैं? 4591, 459, 4591 है, लगभग 5000 हैं। इतिवर्तात्मकता क्या चीज है सर? इतिवर्तात्मकता का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं, वो तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। अतिशयोक्ति को बढ़ा देंगे तो उहात्मकता आ जाएगी। लेकिन किसी भी बात का विस्तृत वर्णन करना, किसी भी बात का विस्तृत वर्णन करना क्या कहलाता है? इतिवर्तात्मकता। द्विवेदी काल में प्रबंध काव्य ज्यादा लिखे गए, प्रबंध काव्य ज्यादा लिखे गए द्विवेदी युग में। तो वहां क्या हुआ? मैत्री शरण गुप्त जैसे कवियों ने क्या किया? मैटर को बढ़ा दिया। मैटर को बढ़ा दिया जाए, वो होता है तीव्रतात्मकता। स्थूलता आ जाती है वहां, सूक्ष्मता नहीं रहती। स्थूल हो जाता है मैटर, सूक्ष्मता तो छायावाद में आ जाएगी। तो स्थूलता आती है, तो वहां जब मैटर बढ़ा चढ़ा के नहीं, मैटर को ज्यादा दिया जाए, तो वहां इतिवर्तात्मकता आती है। यहां भी इन्होंने बहुत बड़ा ग्रंथ लिख दिया, सबसे बड़ा लिखा। इसका मतलब इनके ग्रंथों में क्या मिलती है? इतिवर्तात्मकता इनके ग्रंथ में पाई जाती है। मिश्र बंधुओं ने किसको कहां शामिल किया? नवरत्न में वो हमने बात कर ली, मैंने बता दिया आपको। और मिश्र बंधुओं की और बात की जाए तो अगर हम बात करें, मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलन करता शुक्ल कहते हैं। आंख मूंद कर बांट देना कि किस भाग में क्या आएगा यह भी नहीं पता होना, ये शुक्ल साहब कहते हैं। और मैंने रीतिकालीन कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय यहीं से लिए हैं, इनका मैं आभारी रहूंगा, ऐसा शुक्ल साहब कहते हैं। तो मैं कहूंगा कि यहां मिश्र बंधु विनोद के बारे में हम बातें कर रहे हैं। मिश्र बंधु विनोद के बारे में हमने बातें की, हिंदी नवरत्न की बात की, हमने बाबू श्याम सुंदर दास की बात की। अब हम नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ 1-2 बात और रहेगी दिमाग में आएगी, वो हम साथ साथ में याद कर लेंगे। चलिए बात करते हैं। मेरा जो लेक्चर होता है शुरू का 15-20 मिनट का, 10 मिनट का, उस लेक्चर को पूरे ध्यान से सुना करो, और फिर मैं पढ़ाऊं उसको सुना करो, फिर उसके नोट्स बनाया करो, फिर रिवाइज फास्ट किए करो। आपका वीडियो क्लियर हो जाएगा, दिमाग में क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं किससे, कहां से? मिश्र बंधुओं से नहीं साहब, हम शुरुआत करते हैं बाबू श्याम सुंदर दास से। श्याम सुंदर दास के बारे में आगे देखिएगा। बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास, इनका जन्म पता होना चाहिए, पौने 1900 में। सुंदर थे ना, श्याम में सैपौना रह गया, श्याम सुंदर में सैपौना रह गया, पौने 1900 में जन्मे थे। ये शुक्ल साहब के आदर्श थे, बाबू श्याम सुंदर दास जो है, इन्होंने इनके बारे में नामवर सिंह बात कहते हैं कि नामवर सिंह जो क्या नहीं कर सके, बाबू साहब वह गहराई और बारीकी तो नहीं निभा सके, परंतु बाबू साहब ने ARC की अपेक्षा राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों को जो क्या कर दिया है, लंबा कर दिया है। मतलब शुक्ल ने जो परिस्थितियां बताई उनको बहुत ज्यादा विस्तृत रूप में बता दिया। तो ये नामवर सिंह कहते हैं क्या कि बाबू साहब में उनकी तरह न तो क्या थी गहराई, न ही बारीकी थी, कि बाबू साहब में न तो वैसी गहराई थी न ही बारीकी थी,
ना तो इनमें गहराई थी ना इन बारीकी थी। इन्होंने शुक्ल साहब की अपेक्षा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को क्या कर दिया है, उनमें उनको लंबा चौड़ा कर दिया है, लंबा चौड़ा कर दिया। ऐसा नामवर सिंह कहते हैं। कौन कहते हैं? नामवर सिंह कहते हैं। तो नामवर सिंह ने क्या कहा होगा, चलिए नामवर सिंह की बात करते हैं। नामवर सिंह श्याम सुंदर दास के बारे में एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि इनमें, इनके जो लेखन है ना, इस लेखन में ना तो गहराई मिलती ना ही बारीकी मिलती है। ना तो गहराई है कि बाबू साहब, न तो उस गहराई को बाबू साहब, यानी इन्होंने बाबू साहब कहा है, श्याम सुंदर नहीं कहा, इन्होंने नामवर सिंह ने, कि बाबू साहब में, बाबू साहब न तो गहराई को, न तो गहराई को और न ही बारीकी को निभा सके, न ही बारीकी, किसकी तरह? शुक्ल साहब की तरह बारीकी को निभा सके, निभा, बारीकी को निभा सके। इन्होंने क्या किया? इन्होंने किन्होंने बाबू श्याम सुंदर इन्होंने एआरसी की जो सामाजिक, एआरसी के द्वारा दी गई सामाजिक या बताएगी, एक ही बात है, राजनीतिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का खाता लंबा चौड़ा कर दिया। का खाता क्या कर दिया? लंबा चौड़ा कर दिया। खाता लंबा चौड़ा कर दिया मतलब कहना मतलब है कि सीधी सी बात है कि शुक्ल ने जो सांस्कृतिक परिस्थितियां किसी कालखंड में बताई, ये राजनीतिक परिस्थितियां बताई, तो लंबा चौड़ा कर दिया, उनको बढ़ा चढ़ा के बता दिया, उन परिस्थितियों को बढ़ा के बताया। यानी शुक्ल की जो प्रवृत्तियां थी, साहित्यिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, उनको बढ़ा चढ़ा के बता दिया। किसने? बाबू श्याम सुंदर दास ने। ये बात कहने वाला नामवर सिंह है, याद रखना है। नामवर सिंह कहता है कि बाबू श्याम सुंदर दास को साहब नाम से कौन पुकारता है? बाबू श्याम सुंदर दास को साहब नाम से नामवर सिंह पुकारता है। साहब नाम से नामवर सिंह पुकारेगा कि बाबू साहब, आप में न तो गहराई है, न ही आप उस बारीकी को निभा सके जो बारीकी शुक्ल जी ने निभाई थी। आपने शुक्ल की जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उनका खाता लंबा चौड़ा कर दिया कि आपका खाता मारो नाम चालक है, मित्रा दा ना चलदा, नामवर सिंह मारो नाम चाल है, खाते में लिखा यही, नगद देने की जरूरत को नहीं। तो नामवर सिंह को नाम चाल तो खाते में लिखा दें। तो चलो ये बात ध्यान रखना। अब बात आती है इनके ग्रंथ कौन से हैं। ग्रंथ हमें क्रम से पता हो जाएगा, अच्छी बात रहेगी। हम लिखेंगे हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद, कोविड नहीं है, हिंदी कोविद रत्नमाला। इसके कितने भाग हैं? 9 है। आपको पहला भाग आना चाहिए, पहले भाग का सन पता होना चाहिए साहब। पहले भाग का सन सर 1900, फर्स्ट का तो 1909 है। बिल्कुल राम के गले में रत्नों की माला डालनी चाहिए, श्याम के गले में रत्नों की माला डालनी चाहिए कि नो नहीं डालनी चाहिए? कि नहीं साहब डालनी चाहिए, डाल दो। फिर दूसरा भाग आता है 1914 में। राइटर कौन हो गया? श्याम सुंदर दास हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्या है? 1909 में हो गया। अगला है साहित्यालोचन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है साहित्यालोचन। आने वाले एग्जाम में दिखेगी आपको ऑप्शन में, रचना, ये ध्यान करना, कंफर्म दिखेगी, ये मैं कहता हूं। देखना आने वाले एग्जाम में साहित्यालोचन कब आती है? 1922 में। देखिए जब लोचन मतलब आंख होता है, आंखें आदमी की 2-2 हो जाती है। आंखें आदमी जब पढ़ता है तो कितनी हो जाती है? आंख 4 हो जानो, आंख के हो जानी 4 हो जानी, और 2 और 2 कितनी हुए? तो 2 और 2 कुछ 4 ही हुए, 2 और 4 होते हैं। तो लोचन आंखें 2-2 हो जाती है, 2-2 हो जाती है। 2-2 आंखों से पढ़ेंगे भाषा, 2-2 आंखों से क्या पढ़ेंगे? भाषा विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? भाषा विज्ञान। भाषा को पढ़ने के लिए बताइए 2-3 आंख तो होनी चाहिए। लोचन मतलब आंख, भाषा को पढ़ने, लोचन मतलब आंख कितनी है? 2-2 आंखें होगी। और भाषा, 2-2 आंखों से भाषा पढ़ेंगे तो 2-3 भाषाएं आनी चाहिए। 2-2 आंखों से भाषा पढ़ेंगे तो 2-3 भाषाएं आनी चाहिए, 2-3 भाषाएं आनी चाहिए। ये 3 नंबर हो गया। अब बात करते हैं आगे कौन सी है। इसके बाद कबीर ग्रंथावली है। कौन सी है? कबीर ग्रंथावली है। साहब कबीर ग्रंथावली का संपादन किया था। क्या किया था? ग्रंथावली का संपादन कब किया था? ये प्रश्न खास है, सिंपल सा प्रश्न है। संपादन किया था कबीर के कबीर के तो दोनों ओर से ठाठ थे। कबीर के तो दोनों ओर से ही क्या थे? दोनों ओर से ही ठाठ थे।
कबीर के तो दोनों ओर से ही ठाठ थे, ध्यान रखना ये बात। 1928 में। अब बात आती है 30 की, क्या? हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य। इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य जो ग्रंथ लिखा, इसमें भाषा, जो भाषा है हिंदी भाषा, उस भाषा के जो भाषा है उसके 6 अध्याय किए, और साहित्य जो हिंदी साहित्य उसके इन्होंने 10 अध्याय किए। कुल मिला के 16 अध्यायों में। ये कुल मिला के हिंदी भाषा और साहित्य कितने अध्याय में है? ये 16 अध्याय में। ना याद हो छोड़िए, नहीं आता। 16 अध्याय में है, 16 अध्याय में है। ये बात होगी हिंदी भाषा साहित्य। अगला बताइए, ये हम कहा, ये कब आया? 1930 में। 1930 में, 1930 में आता है। अब आगे आते हैं। अब आगे आता है कौन सा? आगे आता है 31 वाला रूपक रहस्य। कौन सा आता है? रूपक 31 है, 31 रूपक 31 31 में, 31 में आता है, 1931 में। तो ये हुआ एक इनकी है मेरी आत्म कहानी 1941 में। हिंदी की खड़ी बोली की पहली पूर्णात्म कथा, पहली पूर्णात्म कथा। सिद्धो पूछा हिंदी की पहली आत्मकथा अर्ध कथानक है साहब। फिर पूछा खड़ी बोली की पहली आत्मकथा जो कि अधूरी ही, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। खड़ी बोली की आत्मकथा जो कि पूरी ही, खड़ी बोली में बात आई हिंद कौन सी? मेरी आत्म कहानी। चलिए पानी फिर उसके बाद चलते हैं। मेरी आत्म कहानी, मेरी आत्म कहानी। तो हम मेरी आत्म कहानी की बात करते हैं आगे हम। तो हम एक लिख लेंगे मेरी आत्म कहानी। क्या लिख लेंगे? मेरी आत्म कहानी। इंपॉर्टेंट है रचना ये आत्मकथा में। मेरी आत्म कहानी किसकी? आत्म कहानी 41 में, आत्म 41 में, आत्म 41 में आती है। इसमें क्या लिखेंगे? हिंदी की लिखोगे आप इसमें क्या? हिंदी में खड़ी बोली की, खड़ी बोली की प्रथम पूर्ण आत्मकथा है। प्रथम क्या है? पूर्ण आत्मकथा। प्रथम पूर्ण आत्मकथा, पूरी या अधूरी को नहीं, ध्यान रखियो। आ लैंग्वेज उतरो योगो आत्मकथा है। पहली आत्मकथा अधूरी खड़ी बोलेगी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कि आप पर बीती की जग जग ऊपर बीती भारतंदुक है। आप पर बीतड़ी आदि बतावा लोग। तो पहली खड़ी बोली में आदि है। विसिद्धि पूछे अर्ध कथानक बनारसी दास जैनारी बेन ना भूलियो भाई पूछे। लेकिन अब घुमा के पूछ लेता अपन, ध्यान रखना। मेरी आत्मकहानी बाबू श्याम सुंदर दास की है। तो श्याम सुंदर दास के मैंने आपको कितने ग्रंथ बता दिए? 7। हिंदी कोविद रत्नमाला याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। साहित्य आलोचना भी इंपॉर्टेंट है। भाषा विज्ञान कोई खास बात, कबीर ग्रंथावली इंपॉर्टेंट है साहब। और मेरी आत्म कहानी इंपॉर्टेंट है। सारी रचना अगर याद कर लो तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही तकड़ी बात है। अपन सारी याद हो जा तो सुनने पर सुहागो है साहब। इसके बाद सही को नहीं आगे चेक करने दे मन। आवाज आ रही है क्या? हाँ आवाज आ रही है। क्यों धुंधो क्या हो गया? चलो आगे चलते। अब बात करते हैं मिश्र बंधुओं की। किसकी करते हैं? मिश्र बंधुओं की। दूसरा राइटर लिया हमने क्या? मिश्र बंधु। श्याम सुंदर दास को इसलिए ले लिया कि 1909 में थे। हिंदी कोविद रत्नमाला 1909 में थी। हम क्रम से कर रहे हैं। मिश्र बंधुओं, मिश्र बंधु को तो बंधुओं क्यों कर रहे हो? बंधु मजदूर थोड़ी हो गई। मिश्र बंधु क्या लिखा? मिश्र बंधु विनोद। इसकी बात में 3 भाई थे। ये कितने भाई थे? 3 भाई। कौन कौन थे? गणेश बिहारी मिश्र, वो दे देते इनका पूछ लेता कौन सा नहीं था। गणेश बिहारी मिश्र, बिहारी मिश्र। राव राजा श्याम बिहारी, राव राजा श्याम बिहारी, ये पहला हो गया। दूसरा है राव राजा, राजा श्याम ही थे, श्याम तो राजा ही थे। राव राजा श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। तीसरा है राय बहादुर सुखदेव बिहारी मिश्र। तीसरा है राय बहादुर, राय बहादुर, राय बहादुर किसे? राय बहादुर मतलब राय बहादुर सुखदेव बिहारी मिश्र, राय बहादुर सुखदेव बिहारी मिश्र। ये 3 भाई थे। पूछ लेगा कौन सा इनमें नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है। छोटा सा प्रश्न है ये, तो याद रखना। एक गणेश, एक श्याम, एक सुख है। गणेश और श्याम पास में हो, गणेश और श्याम हमारे पास हो, 2 देवता गणेश जी और श्याम भगवान। तो बताओ हमारे सुख होता है कि दुख? कि सब दुख होता है? दुख नहीं होता, सुख होता है। दुख नहीं होता, क्या होता है? सुख होता है। इधर राय बहादुर
देव के पास थी। श्याम भगवान तो राजा थे ही, इसके पास कुछ नहीं था। अब होगी, अब इनका ग्रंथ कौन सा है, इनका नहीं, प्रथम साहित्यिक कार्य क्या था इनका, प्रथम साहित्यिक कार्य, मैं हर एक बात को टटोलता जाऊंगा। प्रथम साहित्यिक कार्य था हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न ये पुस्तक, हिंदी नवरत्न आलोचनात्मक पुस्तक है। नवरत्न 9 में नहीं 10 में, नवरत्न 1909 में नहीं 1910 में। सन इंपोर्टेंट है, सन इंपोर्टेंट है, कर्म से लगवा लेगा कहीं ये रचना आ जाती है। हिंदी नवरत्न में क्या है, नवरत्न 9 में नहीं 10 में है। अब इसमें कवि कितने हैं, कुल कवि तो 10 हैं, लेकिन डिवाइड इनको 9 में कर दिया। भूषण मतिराम को त्रिपाठी बंधु में ले आए तो 9 हो गए, लेकिन कुल कवियों की संख्या पूछे तो 10 है। अध्याय इसमें 9 है। अध्याय कितने हैं इसमें, 9 है। पहला साहित्यिक कार्य था हिंदी नवरत्न, इसकी मैं कहूं अध्याय 9 है, ठीक है साहब। तो कुल कवि कितने हैं, कुल कवि पूछे आपसे तो आप कहोगे साहब 10। कितने हैं, 10 कुल कवि हैं। कितने, 10, लेकिन 10 में से एक को जोड़ा कर दिया। तो अब इन्होंने क्या किया, अपने नवरत्न में इन्होंने 3 त्रही बना दी, वृत्त त्रही, मध्यम त्रही और लघु त्रही। प्रत्येक में 3-3 ले आए। तो कौन कौन से, देखो मैं पहले लिख दूं कि मैं लिख दियो, इन्होंने नवरत्न में क्या किया, वृद्ध त्रही बना दिया, वृद्ध त्रही बना दिया। इसमें कौन कौन सा है, टीडीएस का खाता खुलेगा। टीडीएस यानी कौन है, तुलसी, देव और सूर। तो आप लिख सकते हो तुलसी, सूर, देव। तुलसी, सूर और देव, ये दोनों ही अपने अपने देवताओं को मानते थे। ये सूर और तुलसी दोनों अपने अपने देवताओं को मानते थे। ये तो वृत्त त्रयी है। आपसे कहा जाए सर लघु त्रयी में, मध्यम त्रयी में, एक है मध्यम त्रयी। मध्यम त्रयी में इन्होंने शुरू में तो क्या किया था, मैं शुरू वाले नहीं लिखूंगा, शुरू में तो क्या किया बता दूंगा, बिहारी था और भूषण था और केशव था मध्यम त्रयी में। बाद में कबीर को ले आए और भूषण को त्रिपाठी बंधु बना करके त्रिपाठी वाले को मतिराम के साथ सेट कर दिया 3 नंबर में, लघु त्रयी में सबसे छोटी में 3 नंबर में सेट कर दिया त्रिपाठी को। तो पहले वाला नहीं लिखूंगा, मैं बाद वाला लिखूंगा। क्या यहां क्या क्या लिखना है, मध्य में कौन है, मध्य में आपके बिहारी है, केशव है, कबीर भी है। मध्य में आएंगे, ना इधर के रहेंगे, ना तो वर्द वाले में रहेंगे, ना लघु वाले में रहेंगे, ना इधर के रहेंगे, ना उधर के रहेंगे, बीच में रहेंगे। बीच में रहेंगे वो कब आएंगे, जो बीच में आएंगे वो कब आएंगे, वो कब क्या आएंगे, वो कै कबीर आएगा। कब क्या आएंगे, कै कबीर आएगा, कै केशव आएगा, कै कबीर आएगा, कै केशव आएगा, बै बिहारी आएगा, बै बिहारी का आएगा। ये बीच वाले कब आएंगे, आ गए ना अभी आएंगे। बीच वाले कब आएंगे, आ गए ना अभी आएंगे, ध्यान रखना। अब आता है लघु त्रयी। लघु त्रयी में कौन है, तीसरा इनका इन्होंने इसी नवरत्न में कहा कि हमने लघु त्रयी भी बना दी। लघु त्रयी 3-3 कवि। इसमें इन्होंने पहले तो किसको सम्मिलित कर रखा था, पहले तो इसमें मतिराम थे और चंद वदोई थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। लेकिन अब मतिराम के साथ भूषण सेट किया तो इन दोनों का नाम क्या दे दिया, त्रिपाठी बंधु। त्रिपाठी बंधु 3 नंबर वाली त्रयी में आते हैं। त्रिपाठी बंधु 3 नंबर वाली त्रयी में आते हैं। 1 सेकंड के लिए आप रुकिएगा, मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट 10 सेकंड रुकिएगा। लघु त्रयी में कौन आते हैं, त्रिपाठी बंधु। तो आप इसको लिख लेंगे कि त्रिपाठी बंधु का मतलब क्या हो गया, त्रिपाठी बंधु मतलब आप ब्रैकेट में लिखेंगे भूषण प्लस मतिराम। भूषण प्लस मतिराम, ऐसे ही याद रखना है, ऐसे ही याद रखना है, पहले वाली सीक्वेंस नहीं रखनी है। त्रिपाठी बंधु और कौन, हरिश्चंद्र, तो चंद आ गया, हरिश्चंद्र का चंद आ गया, चाहे आप चंद वदोई का चंद मान लो, और हरिश्चंद्र आ गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र आ गया। चंद साथ रहेंगे, चंद साथ रहेंगे, क्योंकि चंद साथ इसलिए रहेंगे कि त्रिपाठी बंधुओं की मति मारी गई थी। ये साथ रहेंगे, इनकी मति मारी गई थी 3 नंबर में। तो मैंने आपको 3 त्रयी बता दी। 1 सेकंड के लिए मित्रों मैं आपसे 1 सेकंड होल्ड करना चाहूंगा, क्योंकि एक इमरजेंसी कार्य है, इसलिए 1 सेकंड रुकना। हाँ तो मित्रों थोड़ा सा व्यवधान हुआ, इसलिए मैंने रोकना पड़ा मुझे क्लास को बीच में। अब वापस शुरू करते हैं। हम बात मिश्र बंधुओं की कर रहे थे, मिश्र बंधुओं ने बात कर ले हिंदी नवरत्न को लेकर के। अब आगे बात करते हैं इनका ग्रंथ कौन सा है, मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद के बारे में सुनिए। मिश्र बंधु विनोद जो है, मैंने कहा मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ जो है यह इसके 4 भाग थे। कितने भाग थे, भाग कितने थे, 4 भाग थे। 4 भाग थे, 4 भाग किए, 4 भाग हुए, ठीक है साहब, 4 भाग हो गए। इसमें खास बात है कि प्रथम 3 भाग मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन बात करेंगे हम। प्रथम 3 भाग जो प्रथम 3 भाग हैं, प्रथम 3 भाग कब आए थे,
प्रथम 3 भाग जो आते हैं वो 1913 में आते हैं। 3-13 कर दिया था इन्होंने, 3-13 कर दिया था, 3 भाइयों ने 3-13 किए कर दिया, 3 भाइयों ने 3-13 कर दिया, तो 1913 में आता है। और चौथा भाग हम लिखेंगे, चौथा भाग, चौथा भाग कब आता है? चौथा भाग आता है कब? चौथा भाग आता है साहब इनका 1934 में, चौथा 34 में आएगा, चौथा 34 में आएगा। ये ऐसे ऐसे किया इन्होंने, इस प्रकार से कर दिया। ठीक है, कि ग्रंथ का नाम क्या था? मिस्र बंधु विनोद था। ये में इन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई इतिहास लेखन में? इतिहास लेखन में ग्रीसन वाली सर, कालानुक्रम, सन और बंधु का काल एक होगा, बंधु और सन ग्रीसन का काल एक होगा। इतिहास में, इतिहास लेखन में, लेखन में कालानुक्रम पद्धति का उपयोग किया, कालानुक्रम पद्धति अपनाई। सब जानते हैं आप, कालानुक्रम पद्धति अपनाई। इसमें कवि कितने हैं? अपनाई। इसमें लगभग कवि 5000 कवियों का जीवन वर्ष दिया गया है, कवियों का 5000 कवियों का जन्म और उनका जीवन चरित्र उभारा गया है। तो इस ग्रंथ में लगभग कितने बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? लगभग बोलना है हमें। फैक्ट आंकड़ा बता दूंगा, लगभग 5000 सबसे अधिक कवि, 5000 कवियों। और मैं कहूं कि वास्तविक संख्या, आपसे यूं पूछ ले वो कि वास्तविकता में बताओ आप, तो वास्तविक संख्या पहले ये थी, बाद में और जोड़ दिए तो 5000 के पास पहुंच गई संख्या। पहले ये थे, वास्तविक थे, बाद में और जोड़े तो पहुंच गई 5000 के पास। कितनी है वास्तविक संख्या? कितनी है वास्तविक संख्या? है 4591, 4591 है। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट आंकड़ा, कभी आ सकता है फैक्ट आंकड़ा। ये है लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया गया है, कवियों 5000 कवियों का जन्म, अरे केरल है, 5000 कवियों का जन्म व जीवन चरित्र दिखाया गया है, जीवन चरित्र दिखाया है। ठीक है साहब, ये दिखा दिया, दिखाया। शुक्ल साहब ने क्या कहा? शुक्ल साहब कहते हैं, एआरसी ने एक बात कही, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखना, ये सबकी सही होती है, आपकी भी होनी चाहिए। क्या क्या महत्वपूर्ण बात है? कि मैंने प्राय, क्या लिखा इन्होंने? कि मैंने प्राय रीतिकालीन कवियों का जो जीवन वृत्तांत का विवरण है, मैंने प्राय मिस्र बंधु विनोद से लिया है। तो कौन सा काल, याद रखना, विशेष तौर पे कौन से काल का लिया है? विशेष तौर पे शुक्ल कहते हैं कि रीतिकालीन कवियों का, रीतिकालीन कवियों का परिचयात्मक विवरण प्राय मैंने मिस्र बंधुओं से लिया है, प्राय मैंने मिस्र बंधुओं से लिया है, बंधुओं से लिया है। मिस्र बंधु 3 भाई थे। रीतिकाल कौन सा काल था? तीसरा काल था। तीसरे काल, 3 भाइयों से तीसरे काल के कवियों का जिक्र ले लिया शुक्ल ने। 3 भाइयों के तीसरे काल का कुछ ले लिया किसने? शुक्ल ने। मैंने मिस्र बंधुओं का रीतिकाल कवियों का परिचयात्मक विवरण प्राय मैंने मिस्र बंधु विनोद से लिया है, मिस्र बंधु विनोद से लिया है, विनोद से लिया है। और मैं इनका क्या रहूंगा? मैं हमेशा इनका ऋणी रहूंगा, मैं हमेशा इनका ऋणी रहूंगा। कौन कहता है ये बात? शुक्ल कहते हैं, इनका ऋणी रहूंगा। तीनों भाइयों की शुक्ल अच्छी लगती होगी शुक्ल को, इसलिए वो रहेंगे कि रहूंगा, मैं इनका ऋणी रहूंगा। और मिस्र बंधुओं को शुक्ल ने क्या उपनाम दिया? एआरसी ने मिस्र बंधुओं को क्या कहा? एआरसी ने मिस्र बंधुओं को, मैंने बहुत बातें आपको बताता जा रहा हूं मैं, ये बहुत बातें काम आएगी आपके। मैंने एआरसी ने मिस्र बंधुओं को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, मैं कहूंगा 1 लाइनर प्रश्न में आना चाहिए, आया क्यों नहीं? मिस्र बंधुओं को क्या कहा है? परिश्रमी संकलनकर्ता। सीधा पूछ लेगा, परिश्रमी संकलनकर्ता किन्हें कहा गया? मिस्र बंधुओं को कहा है। और किसने कहा है ये भी पूछ लेगा, शुक्ल साहब ने कहा है। क्योंकि कैसे परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है, ये शब्द पूरा याद रखिएगा, बहुत काम आएगा, कहीं ना कहीं अच्छे से याद आएगा, सरल ही होगा, सरल याद आएगा। कैसे? मैं कहूंगा जिनके नाम में श्रेय हो उनको शुक्ल साहब ने श्रेय वाली उपाधि प्रदान कर दी, श्रेय वाली उपाधि प्रदान की। जिसके नाम में सह श्रेय हो, जिसके नाम में सह श्रेय हो, वो सह शुक्ल कह देता है, सह शुक्ल कह देता है। इस बात को याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं किसकी? मिस्र बंधुओं को ग्रंथ को साहित्य इतिहास में इन्होंने इतिवृत्तात्मक शैली का
उपयोग किया है, ये राम कुमार वर्मा कहते हैं। उससे पहले शुक्ल की एक बात और कर लेते हैं। शुक्ल ने कहा कि मिश्र बंधु विनोद जो है इसमें इसका जो विभाजन है वो किस प्रकार किया गया कि मिश्र बंधु विनोद में जो है काल विभाजन पूर्व उत्तर पूर्व प्रौढ़ आदि 8 खंडों में जो इन्होंने उपविभाजन किया है। मिश्र बंधु विनोद का विभाजन 8 उपखंडों में किया गया है। उसमें इन्होंने क्या किया, पूर्व उत्तर पूर्व प्रौढ़ आदि अलग अलग आंख मूंद करके काल विभाजन कालों को बांट दिया गया। और यह भी नहीं देखना कि किस काल में क्या आएगा। मैं तो इसे बहुत बड़ा कविवर्ष संग्रह कहना चाहूंगा। ये इतिहास ग्रंथ नहीं हो सकता। कवियों का क्या है, विवरण प्राय ये तो संपूर्ण इतिहास को मिश्र बंधुओं ने, हम आगे लिख लेंगे, संपूर्ण इतिहास को मिश्र बंधुओं ने कितने खंडों में बांटा। संपूर्ण इतिहास का काल विभाजन, वैसे 5 मुख्य खंड है। आपसे पूछे कितने भाग खंड है, 5 बताने हैं। 5 बताने हैं। 3 भाई थे, 4 भाग थे, 5 विभाजन किया था। तो संपूर्ण इतिहास का काल विभाजन उपभागों काल विभाजन 8 खंडों में किया गया है। इस बात की आलोचना कौन करता है? इस बात की आलोचना शुक्ल साहब करते हैं। शुक्ल जी क्या कहते हैं? एआरसी ने कहा, क्या कहा शुक्ल साहब ने कि आंख मूंदली इन्होंने। क्या मूंदली? आंख मूंदली कि केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर प्रौढ़ इस प्रकार से विभाजन कर देना, आंख मूंद कर बांट देना। कि शुक्ल कहता है कि इतिहास को क्या कहते हैं कि इतिहास को आदि मध्य पूर्व उत्तर प्रौढ़ आदि में बांट देना। आदि में आंख मूंद कर बांट देना, आंख मूंद कर बांट देना बांट देना। और यह भी नहीं देखना, और यह भी न देखना कि किस कालखंड में, देखना कि किस कालखंड में क्या आएगा क्या नहीं। किस कालखंड में क्या आएगा क्या नहीं। मैं इसे एक बड़ा कवि वृत्त संग्रह मानता हूं। मैं इसे क्या मानता हूं? भारी कवि वृत्त संग्रह मानता हूं। ये शुक्ल साहब कहते हैं। साहब मानता हूं, याद रखना, मानता हूं। शुक्ल साहब ने क्या कही बात, देखिए याद करते हैं। मिश्र बंधु जो है उन्होंने आंख मूंद के बांट दिया। मिश्र बंधुओं ने, तीनों भाइयों ने आंख ही मूंद ली थी। बंधुओं ने आंखें मूंद ली थी। शुक्ल की शकल को देखा ही नहीं था। आंखें मूंद ली। इतना पता हो। इसके बाद आर के वर्मा कहते हैं, क्या कहते हैं? रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं? रामकुमार वर्मा कहते हैं कि साहित्य इतिहास में मिश्र बंधु विनोद में इतिवृत्तात्मक प्रणाली का उपयोग किया गया है। ऐसा रामकुमार वर्मा कहते हैं कि साहित्यिक इतिहास में जो इतिवृत्तात्मकता है उसका प्रयोग लेखन सर्वप्रथम कहां प्राप्त होता है? इन्होंने कहा कि साहित्य इतिहास में इतिवृत्तात्मक रूप में लेखन सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद से प्राप्त होता है। लेखन सर्वप्रथम की कहां प्राप्त होता है? सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद से प्राप्त होता है। ऐसा रामकुमार वर्मा कहते हैं। मिश्र बंधु विनोद में प्राप्त होता है पहली बार इतिवृत्तात्मकता कौन सी इतिहास ग्रंथ में दिखी? मिश्र बंधु विनोद में। कैसे? इतिवृत्तात्मकता क्या है? इतिवृत्तात्मकता है किसी इतिवृत्तात्मक शब्द का डिफाइन कर लेना। इतिवृत्तात्मकता जो शब्द है इसके बारे में देखना क्या है। इतिवृत्तात्मकता क्या होती है? किसी भी वस्तु का
बहुत ज्यादा वर्णन करना, बहुत ज्यादा, बढ़ा चढ़ा के नहीं, बहुत ज्यादा वर्णन करना, ये क्या कहलाता है? इतिवर्तात्मकता कहलाता है। आप एक बात नोट डाउन करेंगे स्पेशल, क्या कि इतिवर्तात्मकता मिश्र बंधु विनोद में मिलती है। आगे यह इतिवर्तात्मकता हमें द्विवेदी काल की मुख्य विशेषता मिलती है कि इतिवर्तात्मकता, वृत्तात्मकता, नाम बड़ो लंबो है। इतिवर्तात्मकता हमें मिश्र बंधु विनोद में प्राप्त होती है, मिश्र बंधु विनोद में मिलती है, आगे चलकर मिलती है। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है, सही है, मिलती है। और आगे चलकर हमें, आगे चलकर मैं अपनी ओर से लिखा रहा हूं ये बात, आगे चलकर आधुनिक काल में, आधुनिक काल के द्विवेदी युग में, आधुनिक काल के द्विवेदी युग में, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पढ़ा था, द्विवेदी युग में यह कौन इतिवर्तात्मकता, यह प्रमुख रूप से सामने आती है। प्रमुख रूप से विशेषता के रूप में, विशेषता के रूप में, विशेषता के रूप में हमारे सामने आती है, हमारे सामने आती है। तो यहां आप अभी हमने तुलना कर ली कहां? द्विवेदी युग से। वहां प्रबंध काव्य, जहां प्रबंध काव्य ज्यादा लिखे जाते हैं वहां इतिवर्तात्मकता आ ही जाती है। ये बात हमने लिख दी, स्पेशल ध्यान रखना है। इतिवर्तात्मकता कौन से इतिहास ग्रंथ की विशेषता है? मिश्र बंधु विनोदी है। तीन भाई, या बताओ बहुत ज्यादा लिखा कम लिखागा? तीन भाई मिल जाए ज्यादा लिखा जाएगा। ज्यादा लिखने का मतलब होता है इतिवर्तात्मकता, सीधी सी बात है। अब और बात करते हैं कि इन्होंने जो है मिश्र बंधुओं ने आदि काल का प्रारंभ कहां से माना? मिश्र बंधुओं ने, अब गुरु जी बात बताएगा नाम के दिया अलंकृत काल को आगा करांगा, बस विभाजन करांगे मैम। मिश्र बंधुओं ने क्या किया? मिश्र बंधुओं ने आदि काल का प्रारंभ, आदि काल का, डॉक्टर है, आदि काल का आदि काल का प्रारंभ 700 विक्रमी संवत से माना है। 700 विक्रमी संवत से माना है। बंधु और सन 7 रहेंगे, वो ईस्वी में लिखेगा, ये विक्रमी संवत से लिखेगा, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है। मिश्र बंधुओं ने, इन्होंने ही गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्य लेखक कहा। गोरखनाथ को क्या कहा? गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा था। गोरखनाथ को गद्य लेखक, गोरखनाथ को कहा था प्रथम गद्य लेखक कहा, गद्य लेखक कहा था, लेखक कहा। आप बताइए, तीनों भाई, तीनों बंधु किस नाथ के पास गए थे? गोरखनाथ के पास गए होंगे, कोई अवतार लेने के लिए, कोई वरदान लेने के लिए। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है कि इन्होंने, मिश्र बंधुओं ने। ये बात गोरखनाथ को गद्य लेखक कह दिया इन्होंने, मिश्र बंधुओं ने। और ये बंधु जो हैं तीनों भाई किसके पास वरदान लेने गए होंगे? गोरखनाथ के पास तीनों भाई गए होंगे। ऐसे में थोड़ा सा पता हो, और साथ तो देगा ही सन। इसके बाद आगे बात करते हैं कि इन्होंने तुलनात्मक रूप से क्या किया है हिंदी साहित्य में? तुलनात्मक रूप से जो है कवियों के दृष्टिकोण का विवेचन किया है। यानी तुलनात्मक रूप से इन्होंने क्या किया, जो है कवियों को श्रेणी में बांटा है। तो हम लिखेंगे मिश्र बंधुओं ने, मिश्र बंधुओं ने क्या किया? मिश्र बंधुओं ने तुलनात्मक पद्धति द्वारा, तुलनात्मक पद्धति द्वारा क्या किया था? तुलनात्मक पद्धति द्वारा कवियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा, कवियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा, विभिन्न श्रेणियों में बांटा, विभिन्न श्रेणियों में बांटा, और उनकी रचनाओं की समीक्षा की। उनकी रचनाओं की क्या की? उनकी रचनाओं की समीक्षा की। ये बात इनके लिए की, समीक्षा की। मिश्र बंधुओं ने कवियों का परिचय, समीक्षा की।
मिश्र बंधुओं का जो कवि परिचय है वह प्रामाणिक है, यानी मिश्र बंधुओं का जो विवरण है, कवियों का विवरण, वह प्रामाणिक है। मिश्र बंधुओं ने क्या किया है? कवियों का विवरण, मिश्र बंधुओं का कवि विवरण क्या है? विवरण प्रामाणिक है। गप कौन मारेडी शिवसेना सिंगरातरिया प्रामाणिक है, लग अंदाजों कौन ले लो, प्रामाणिक है। इन्होंने क्या किया आपको पता होगा, मिश्र बंधुओं को शुक्ल साहब ने बात करी, प्रामाणिक मान लिया, और इन्होंने क्या काम किया, ये 1908 से लेकर 1913 तक नागरी प्रचारणी सभा काशी के लिए जो है ग्रंथों का खोज कार्य इन्होंने किया। तो 1900 से लेकर के 1908 तक हम लिख देंगे, 1900 से लेकर के 1908 तक नागरी ग्रंथों की खोज का दायित्व किसके ऊपर था? खोज का दायित्व बाबू श्याम सुंदर दास पर था। बाबू श्याम सुंदर दास पर था। श्याम भगवान सुंदर ही होते हैं, जो सुंदर आदमी होते हैं उसके ठाठ होते हैं। 8 साल तक ठाठ लिए, श्याम सुंदर दास पर था। अब 8 से 13 तक कौन लिखेंगे? 1908 से लेकर के 1913 तक, 8 से लेकर के 1913 तक। 13 तक क्यों किया मिश्र बंधुओं ने? क्योंकि 13 में अपना इतिहास लेके आते हैं, इसलिए इसको छोड़ दिया। 8 से लेकर 13 तक मिश्र बंधुओं ने ग्रंथों की खोज का कार्य किया। मिश्र बंधुओं ने क्या किया? ग्रंथों की खोज का कार्य किया। तो मिश्र बंधुओं ने कब कब किया? मिश्र बंधुओं ने लिखा 8 से 13 तक कार्य किया। और 8 तक ठाठ किसने लिए? जो सुंदर होगा वो आदमी ठाठ लेगा। श्याम सुंदर ने ठाठ लिए। तो इन्हें ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा पानी पीता हूं, आगे चलते फिर। थोड़ा बहुत हो रहा है, बस लास्ट में आ चुके हैं हम।